नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर नीतीश कुमार की बात, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक ऐसे वीडियोज और कैंपेन नजर आ रहा है जो कैंपेन इशारा करता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को पागल घोषित करवाने की क्या कोई तैयारी चल रही है। अब अगर इस कैंपेन को आप गौर से देखेंगे तो इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार के पास वक्त बहुत कम है और मौका आखिरी है। भाऊ को चर्चा में कंट्रोल रूम जोड़िए, हम सीधे आज वीडियोस दिखाएंगे। स्वागत है भाऊ आपका। सीधे आज वीडियो बहुत सारे लगातार, मैं जब से आज सुबह से खबरें देखना शुरू किया तब से एक कैंपेन नजर आया। उस कैंपेन की शक्ल आप देखेंगे, बहुत चीजें साफ हो जाएंगी, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले वो ट्वीट दिखाइए, जो फोटोग्राफ है ट्वीट, पीके डिजिटल वाहिनी, पीके डिजिटल वाहिनी। ये देखिए, ये प्रशांत किशोर की डिजिटल वाहिनी है। क्या मानसिक रूप से बीमार हैं नीतीश कुमार? ऐसे ही शुरुआत होती है। क्या मानसिक रूप से बीमार है नीतीश कुमार? हटा दीजिए इसको। अब इसके नीचे जो आपने फोटोग्राफ देखा, दरअसल वो वीडियो है। वो वीडियो छोटा ही वीडियो है। उस वीडियो को जरा कंट्रोल रूम दिखाइए, वीडियो दिखाइए भाव। देखिए वीडियो ये। देखा आपने, पूरा 7 दिन का पूरा साइकिल बना दिया, पूरा चक्र दिखा दिया है पीके डिजिटल वाहिनी ने कि नीतीश कुमार की हरकतें थोड़ी अजीबोगरीब हो चली हैं। वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, उनके शरीर और दिमाग का सामंजस्य नहीं बेहतर है। ये एक नहीं है। अगला दिखाइए, अगला ट्वीट, ट्वीट पहले दिखाइए, फोटोग्राफ। वो ट्वीट ये देखिए, ट्वीट अगला। इस ट्वीट में लिखा है, ये है जन सुराज, जन सुराज ऑनलाइन जो पार्टी है। क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? फिर हमने हूबहू वही फोटोग्राफ दिखाया और वीडियो भी इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आगे कॉपीराइट जैसा इशू आएगा तो हमको वीडियो हटाना पड़ सकता है। ये हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है हम वही वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें काट छाट करेंगे तो वो फिर हमारे तरफ से किया गया काट छाट हो जाएगा। इसको हटा दीजिए। अब ये वीडियो दिखाइए, इस वीडियो को देखिए भाऊ। ये बाइट अब है और इसमें प्रशांत किशोर खुद भी मौजूद है। देखिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को यह पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। रोज जो चर्चा आम है कि नीतीश जी नाम भूल जाते हैं, विधायकों को नहीं पहचानते हैं, अपने मंत्रियों को नहीं पहचान रहे हैं, इस तरह की आम चर्चा रोज होती है। लेकिन पिछले 14-15 दिनों में हमने जो अनुभव किया व्यवस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी या जो लोग भी कई तरह के इंटरलोकेटर रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि नीतीश जी की शायद मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर कि वो राज्य को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हो। ऐसा लोगों का स्पेकुलेशन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ है, इस बात को सर्टिफाई कर दें। कोई डॉक्टर सर्टिफाई कर दे कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब नौबत यहां तक आ चुकी है। अब गौर कीजिए, अभी आगे चर्चा में सवाल भी भाव से हम समझेंगे, करेंगे सवाल कि आखिर इसके पीछे है कौन। अब है कौन का इशारा समझने के लिए जो पहली बाइट थी वो डिप्टी सीएम नीतीश के ही, जो आजकल उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी बाइट है 8 नवंबर 2023 की बाइट। 8 नवंबर 2023, जब वो मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। यानी मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाना, नीतीश की मानसिक स्थिति को गड़बड़ बताना, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भाजपा से हुई थी। अंत कौन कर रहा है, मतलब उस कैंपेन को आगे कौन ले जा रहा है? प्रशांत किशोर। दोनों के रिश्तों पर भी अभी आगे समझेंगे। लेकिन जब सम्राट चौधरी उस वक्त बोले थे मानसिक स्थिति पर जब वो विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष में आने के बाद क्या कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। आज वीडियोज के जरिए हम, मतलब सबूत वीडियोज के जरिए रख रहे हैं। जरा बाइट वाली सुनाइए,
उस बाइट में गौर करेंगे दर्शक, सम्राट चौधरी का रिएक्शन, जो कह रहे हैं कि पहले बेटियां कपड़ा पहनती थी जी, अच्छा उसमें देखिए, वो प्ले करिए, वो सुनाइए, और सम्राट चौधरी को दर्शकों से कहूंगा गौर से देखिएगा। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। घर से बाहर निकलने का जीविका मिले तो मौका भी मिला, बहुत अच्छा है। पीछे सम्राट चौधरी खड़े हैं। जब इस यात्रा शुरू हुई थी तब सम्राट चौधरी नहीं उस समय नजर आए थे, लेकिन यात्रा आगे बढ़ी और जब इनके बयान वायरल होने लगे, पैदाइश को लेके, कैसे पैदा होते हैं, उसके बाद कपड़ों को लेकर के, तो सम्राट चौधरी साथ में हैं। एक और क्लिप दिखाते हैं, जब कैसे पैदा होते हैं, क्या विषय कुछ बात कर रहे थे उस समय भी, वो भी क्लिप दिखा दीजिए, कंट्रोल दिखाइए। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं, पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन, माता ना पैदा कीजिए, माँ न की, तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिए, ये दूसरी में मैंने कहा था गौर से देखिएगा, पीछे से कह रहे हैं चलिए न सर, चलिए न सर, चलिए न सर। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जब उनकी बातें बढ़ने लगी जो है जन्म पर और जन्म के विधि पर, तो पीछे से कह रहे हैं सम्राट चौधरी चलिए ना। ये भाव होता है, चलिए ना, अब नहीं चलेंगे तो कुछ और आगे गड़बड़ करेंगे आप। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ, मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं, एक बगल के ही प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, बिहार यूपी का संबंध ऐसा है, लोग निगाह रखते हैं। कभी आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के काफिले में कोई ऐसा वीडियो बना के चला जाए, वायरल हो जाए? योगी आदित्यनाथ पब्लिक फोरम में कुछ बोलते हैं, भले वायरल हो जाए, लेकिन कहीं अपने निजी यात्रा में कोई गोपनीय वीडियो बना के वायरल कर दे। दरअसल मुख्यमंत्री का एक पूरा सिक्योरिटी होती है, प्रोटोकॉल होता है, बगल में डिप्टी सीएम है, उन्हीं के सरकार की तरफ से जो लोग आए हैं कवरेज करने वाले, वही कैमरामैन और फोटोग्राफर भी वहां होंगे। ये जैसे ही बोलते हैं ऐसी बातें, कौन बाहर लाता है ये वीडियोज? भाऊ, अब बड़ा सारा आज तथ्य जो था, और जन सुराज ने पूरा कैंपेन चला दिया है। इस कैंपेन का पहला ही सवाल मास्टरमाइंड की तरफ चलते हैं, कौन है मास्टरमाइंड, फिर बाकी नीतीश की चर्चा करेंगे। आशीष, नो डाउट, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे मास्टरमाइंड है। क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद इसको सुन रहे हैं तो हमको लगता है कि कोई नया पेतरा है। ये बहुत पुराना तरीका है भाजपा का, ये जनसंघ के समय से चलता आ रहा है। जिस आदमी को आपको, जिसका क्रेडिट है, जिसका वजूद है, जिसको जनता नेता मानती है, जिसके साथ लोग खड़े हैं, यदि उसको आपको हटाना हो तो आप उसको बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर आप उसके स्वास्थ्य के ऊपर या उसके कैरेक्टर पे उंगली उछाल सकते हैं। जब कैरेक्टर पे नहीं उछाल सकते तो स्वास्थ्य पे उछाल सकते हैं। स्वास्थ्य में एक एडवांटेज ये है, यदि कैरेक्टर पे आप सवाल उठाए या इसको भ्रष्टाचारी साबित कर दे तो फिर आप पे सवाल ये उठता है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार में क्यों? लेकिन अब वृद्धावस्था हो गई है, भूलना शुरू हो गए हैं, एक प्रॉब्लम है, कुछ प्रोटीन की कोटिंग चल रही है, कई चीज चर्चाएं हैं, अलग अलग आदमी अलग अलग बीमारी बताता है उनको। कोई कहता है कि आंख दिखाने लंदन नहीं गए थे, वो तो अपना प्रोटीन का लेयर निकालने लगे गए थे, भगवान जाने कौन सा प्रोटीन और क्या है। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से, जब से वो इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं, उसके बाद लगातार ये बात बड़ी प्रोमिनेंटली प्रचारित की जा रही है। पहले दबे छुपे वो बात ऐसी शुरू हो जाती है, पहले कानाफूसी होती है, धीरे से खबरें दी जाती है, फिर एक दो वीडियो छोड़े जाते हैं, फिर कोई कहता है कि नहीं अलग एंगल से दिखाया गया इसलिए ऐसा लग रहा था, फिर धीरे 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 और एक दिन खुल के बोलेंगे कि बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारे नेता है, जननायक है, लेकिन क्या करें, बीमारी से कौन लड़ सकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो गए हैं। ये बोलना शुरू करेंगे। ये बोलना शुरू करने के पहले अभी सम्राट चौधरी, यदि जिस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिस आदमी की मानसिक स्वस्थ होने का डॉक्टरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सम्राट चौधरी, अब समय आ गया है कि सम्राट चौधरी द्वारा मानसिक रूप से बीमार आदमी जिसे घोषित किया गया हो, उसके साथ सम्राट चौधरी
कैबिनेट में है, तो अब सम्राट चौधरी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है अपने मानसिक स्वास्थ्य की। क्योंकि अस्वस्थ यदि वो है तो ये अस्वस्थ ये भी होने चाहिए, तभी तो गए कैबिनेट में। नहीं तो बोलते अरे भाई इस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, मैं कैसे इसके अंडर काम करूं। सीधी बात है। तो ये इसी सम्राट चौधरी के वक्तव्य को ही आप मोड़ दो, या उसको अब और तब के डिफरेंस से परिभाषित करो। अब नीतीश कुमार अच्छे हो गए, तब नीतीश कुमार बीमार थे। क्या बीमारी का इलाज सम्राट चौधरी कुछ ले आए कि साहब मैंने दवाई खिलाई अब ठीक हो गए तो मैं साथ में हूं? तो वो दवाई दे दे, पेटेंट कर ले, पूरे विश्व में कई लोग ऐसे जिनको जरूरत है, पूरा विश्व जय जयकार करेगा सम्राट चौधरी की। पीके हम पहले से कहते आ रहे कई दिनों से, पीके का पूरा बिहेवियर जब से वो पहली बार उनको, मुझे लगता है कि मेरा ये व्यक्तिगत विश्लेषण है आशीष, और इसमें कोई किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, जब वो भाजपा के साथ पहली बार रणनीतिकार बन के आए, वही उनका ओरिजिनल रोल है। उसके बाद वो तमाम अलग अलग रोल में रहे, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम किया, लेकिन वो भाजपा की तरफ से डेपुटेशन पे थे। नीतीश कुमार के साथ भी वो भाजपा के साथ ही डेपुटेशन पे थे। अब वो यदि बिहार में बी टीम बन के काम कर रहे हैं तो उनका टारगेट नीतीश है जो भाजपा के साथ है। भाजपा का आदमी यदि मैं उनको कहूं, भाजपा का छुपा समर्थक यदि मैं कहूं पीके को, तो वो नीतीश पे टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो टारगेट भाजपा करना चाहती है। भाजपा नीतीश को क्यों टारगेट करना चाहती है? भाजपा जनता दल यूनाइटेड का साथ भी चाहती है और मुख्यमंत्री पद भी चाहती है। नीतीश के होते हुए भाजपा को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सकता। तो यदि आपने जबरिया नीतीश को रिटायर करवाया तो विद्रोह होगा, तो जनमानस आपके खिलाफ जाएगा। उनको लगेगा कि एक हमारा अच्छा मुख्यमंत्री, देखिए इन्होंने विश्वासघात किया, पीठ में छुरा घोंप दिया। ये कोई एकनाथ शिंदे नहीं जिसका ईडी का केस पड़ा हो तो बिल्कुल जैसा नाचना है तैसा नचाओ आप। ये अजित पवार नहीं है। ये इसका तो कुछ आपके पास मिल नहीं रहा है। आप आए दाएं बाएं रेड कर रहे हो, लेकिन नीतीश अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो फिर नीतीश के साथ रहते हुए, अपना नीतीश के साथ रहना जस्टिफाई करते हुए नीतीश को बदनाम करना है, तो मानसिक अस्वस्थता इससे बढ़िया पेश हो नहीं सकता, और यही करवाते आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा 1977 में ले चलता हूं, अब मुझे 1 मिनट दीजिए। तब जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। 24 जून 1977 जनता पार्टी में हो गया था। 24 जून 1977 में कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री बने। सारे विधायक कैलाश जोशी के साथ थे, और इस जनता पार्टी थी तो भाजपा और बाकी जो अब अलग अलग समाजवादी, अलग अलग विचारधारा के जो लोग जनता पार्टी में थे, सारे चाहते थे कि कैलाश जोशी बने, क्योंकि कैलाश जोशी की बहुत ही क्लीन इमेज थी। वो संघ के बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन स्ट्रेट थे, छलावा उनके राजनीति में नहीं था। तो तब के जनसंघ के जो नेता थे वरिष्ठ, उन्होंने कैलाश जोशी को कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम सकलेचा का नाम दे रहे हैं, सकलेचा को बनने दीजिए। कैलाश जी ने ठीक है। वो देवास जिले में हटपिपला में रहते थे, वो अपने गांव में पड़े। तो रघु ठाकुर और यादव साहब, ये दोनों गए उनको समझाने। 5 घंटे की मीटिंग हुई, और उनको कहा कि यदि आप इस प्रदेश को कुछ करना चाहते हैं भला, शरद यादव भी साथ में थे, जो यादव मतलब शरद यादव, तो आपको आना चाहिए। ये दोनों कैलाश जोशी को लेके आए, नेता चुने गए, और कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बने। अब कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बनते से उनके ऊपर लगातार दबाव आ रहा था कि आप इस्तीफा दे दो। तो कैलाश जोशी ने बता दिया कि देखिए मैंने पहले ही मना किया था, अब मेरे पे दबाव आ रहा है क्योंकि मैं तो ओरिजिनल जनसंघ का हूं। तो उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं। उन्होंने चंद्रशेखर से बात की, चंद्रशेखर ने ऊपर से वीटो जारी किया कि कैलाश ही रहेंगे। अब कैलाश को निकाले कैसे? फिर एक कैंपेन चालू हो गई, उसमें पटवा जी भी थे, सकलेजा, बहुत सारे लोग। बोले बाबा बीमार है, बार बार सो जाते हैं, विधानसभा में सोते हैं, कोई घर पे मिलने आता था तो बोलते थे कि नहीं नहीं आ सकते आप ना। अरे उन्होंने बुलाया, अरे बोले नींद में दी होगा अपॉइंटमेंट, नींद में रहते हो।
आखिर उनका इस्तीफा हुआ, हम्म, करना पड़ा उनको। पूरा मीडिया बोल रहा था बीमार है, सब बोल रहे थे बीमार मुख्यमंत्री है, कैसा होगा। और सकलेचा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद वो राज्यसभा रहे, वो 2-2 बार लोकसभा रहे, वही बीमार हम्म, आदमी। हम्म, लेकिन क्योंकि सकलेचा को चाहते थे और पूरा जनता पार्टी सकलेचा के खिलाफ थी, तो मुझे वही पैटर्न बिल्कुल डुप्लीकेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे ही शुरुआत हो गई थी। कहीं दोपहर में खाना खाने के बाद हाउस में बैठे, कहीं थोड़ी सी उंगली, तुरंत वो फोटोग्राफ रिलीज हो गए। एक एक कैंपेन चलने लगा, ऐसा ही कैंपेन चलने लगा नीतीश के खिलाफ। और ये कानाफूसी से हुई। नीतीश मानसिक रूप से बीमार है, यह हम कब से सुन रहे हैं, 1 साल से। लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कहीं खबर नहीं छपी, सिर्फ मीडिया के बीच में इंटरनल सर्कुलेशन। बीमार है थोड़े, क्या करे समझ में नहीं आता। अब इलाज चल रहा है, कभी कभी भूल जाते हैं। मेरा ही नाम भूल गए थे परसों के दिन, मैंने जिंदगी साथ में निकाली। ये सब बताने वाले ये कानाफूसी एक प्लानिंग के तहत होता है। उसके बाद फिर कोई ऐसा सामाजिक रूप से भी कैसी ऐसे जो फोटोग्राफ इन्होंने देखा, ऐसे मोदी जी के 10 फोटोग्राफ मिल जाएंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, फोटोग्राफ ही नहीं मिल जाएंगे भाऊ। अब नहीं चर्चा करना ठीक है। आप और हम थे, और वो कहानी कई बार उससे जुड़ी हुई किस्से छोटे छोटे आप बता चुके हैं। जब बता एक चुके हैं। बहुत ही मतलब बड़े नेता ने, शख्स ने कहानी बताई थी मोदी जी के कहानी बारे में, बताई थी यहाँ कि मोदी जी कैसा, डोवाल साहब का ही नाम भूल गए थे। मोदी केजरीवाल जी का, केजरीवाल को कासलीवाल बोल दिया था। तो ऐसी बातें कासलीवाल। हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसी कई बातें हैं। लेकिन ये कैंपेन के तहत जब होता है तो अब ये खुल के सामने आने लगा है। अब आपने यदि कल से ये चालू कर दिया कि भाऊ ठीक है बोलते हैं, लेकिन पर क्या होता है कि भाऊ दोपहर 1-1:30 बजे तक तो ठीक रहते, उसके बाद एकदम एनर्जी लेवल चला जाता है भाऊ का, कि भाऊ खड़े भी नहीं हो सकते आधा घंटा भी। अब मैं कहीं प्रोग्राम में हूं तो पीछे, अरे चेयर लाओ, चेयर लाओ जल्दी जल्दी, बेटा बैठो भाऊ, बैठो बैठो बैठो। अब मैं तो बैठ जाऊंगा, चेयर आ गई मेरे लिए, पता नहीं क्यों आशीष मुझे बिठा रहे हैं। फिर आशीष किसको बोलते, मैंने बताया था खड़े नहीं रह सकते। अभी पता नहीं कुछ अंदर कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा, बताते नहीं किसी को। लेकिन अब बस पहले 10 से 11 साढ़े 11 बजे तक एनर्जी रहती है उनमें, और उसके बाद तो फिर शाम को तो हम प्रोग्राम भी नहीं करते, अब किसी से बात भी नहीं करने देते, क्योंकि वो नींद में ही बात करते, ऐसे ऊंग से रहते हैं। पर लोगों को सही लगने लगता है। हाँ, ये भी विज्ञान है। इसीलिए बड़े नेता जो इस बात को समझते हैं। मैं अभी कुछ 4-5 महीने पहले शरद पवार जी के साथ एक कार्यक्रम मैंने देखा। शरद पवार स्टेयरकेस चढ़ रहे थे, तो किसी ने ऐसा हाथ दिया, तो शरद पवार ने उनकी तरफ ऐसा गुस्से से देखा और रेलिंग पकड़ के खुद 6 स्टेप चढ़ के आए और बैठे। ये जो हाथ देने वाले होते ना, और जो फोटो छपता है कि शरद पवार अब बिना सहारे के चल भी नहीं पाते, ये मैसेज जाता है। लेकिन जब वो वीडियो रिलीज होता है कि कोई हाथ दे रहा है और शरद पवार ऐसे देख रहे हैं, एक मुझे याद है कि अर्जुन सिंह जी कैबिनेट में थे और किसी बड़े कांग्रेसी नेता के यहाँ शादी थी और रिसेप्शन अशोका होटल अशोका में था। तो उसमें अर्जुन सिंह अशोका होटल में आ रहे थे, हम रिसेप्शन से निकल रहे थे, तो वो आ रहे हैं। तो आने के पहले उनके पास वो लकड़ी थी चलने की। हाँ। तो अशोका होटल में भी स्टेयरकेस है ऐसे, तो चलने लगे तो किसी ने चरण छुए, दाऊ साहब, और हाथ दिखाए, तो उन्होंने उसी लकड़ी से ऐसा किया उनको, हटिए हटिए, और लकड़ी टिकाते टिकाते स्टेयरकेस करके ऊपर आए। ये इंडिकेशन है मैं हूं, सहारे की जरूरत नहीं। क्योंकि एक कैंपेन के तहत किसी को खत्म करना हो तो हेल्थ इशू ऐसा है कि जिसमें आप उसके साथ भी रह सकते हो। व्यभिचार भ्रष्टाचार का इशू हो तो बोले भाई जब भ्रष्टाचारी है तो तू क्यों साथ में है, छोड़ दे।
व्यभिचारी है तो क्यों साथ में छोड़ दे ना। जब मानसिक रूप से है तो बोले नहीं अभी साथ नहीं छोड़ सकते। अरे भाई आखिर हमारे भगवान है, वो रोल मॉडल है। बीमार हुए तो क्या हुआ, अभी चुनाव तो अनाउंस हो ही गए ना, मतलब हो ही रहे, 25 में चुनाव हो रहे। 6-7 महीने जब इतनी जिंदगी निकाली, 6-7 महीने सर के साथ ऐसे निकालेंगे नीतीश जी के साथ। लेकिन नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पे बनने नहीं, सोच ही नहीं सकते। हाँ अगला चुनाव वो लड़े न लड़े इसके बारे में हम विचार करेंगे, क्योंकि अब स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। बड़े प्यार से पत्ता काट दो, क्योंकि नीतीश के होते हुए भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाँ। और भाजपा अब इंतजार करने के स्थिति में नहीं है। अब 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यदि एनडीए सत्ता में आती है तो किसी भी हालत में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, यह तय है। जो अब इतना खुल के ट्वीट सामने आ रहा है, ये जो कोलाज बना बना के पेश किया जा रहा है, ये उन वोट बैंक को भी एड्रेस है कि कल नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अब ये समय है नीतीश जी को रेस्ट करने का। हमें चिंता है उनके स्वास्थ्य की, उनको रेस्ट करना चाहिए। अभी भाजपा में भी कई प्रधानमंत्री के दावेदार है, वो भी कानाफूसी चलने शुरू हो गई है कि मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अब 75 क्रॉस कर रहे हैं। मुझे डर है 75 होते होते ये मोदी जी को बिल्कुल ही बीमार न कर दे, ये कानाफूसी वाला सिस्टम। और इसमें सबसे मुझे मास्टरी हासिल है किसी को तो वो बीजेपी को है। नहीं कानाफूसी करके पूरे दुनिया में गणपति को दूध पिला दिया भाई। ये रूमर मॉन्गरिंग जो है, ये इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, पूरी ताकत के साथ करते हैं। और ये कितना ताकत के साथ झूठ बोलते हैं, मैं बता रहा हूं। अभी एक बहुत बड़े अंधभक्त, मैं रायपुर में हूं अभी, एक अंधभक्त एक कार्यक्रम में आए हुए प्रोफेसर है। जब आंबेडकर पे विश्वास हुआ, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आंबेडकर ने मुसलमानों के कन्वर्जन को देख के चिंता व्यक्त की, हिंदू मुसलमानों से हिंदू कन्वर्ट कैसे हो रहे मुस्लिम में। मैंने कैसी चिंता व्यक्त कर दी, मैं इतना आंबेडकर पढ़ा, मुझे तो नहीं समझ में आया। बोले आपको क्या सकता है, उन्हें बुद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? क्योंकि बहुत सारे लोग मुसलमान कन्वर्ट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार लिया। बोले नहीं, आंबेडकर जी तो किताबें कहते हैं कि जिस धर्म में दलितों को इज्जत नहीं है, हम उस धर्म में नहीं रहेंगे। तो ये मुसलमान वाला एंगल कहीं लिखा है क्या? मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। बोले कि लिखा नहीं है, उनका वो मन ही मन में था। आंबेडकर जी कई मन की बातें लिखते नहीं थे। बोले अब मुझे बताओ, ऐसे आदमी का तोड़ में क्या निकालू आशीष? कोई नहीं है। और ये कुछ दिनों के बाद ये प्रूव कर देंगे कि आंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म सिर्फ इसलिए स्वीकारा कि कहीं दलित मुसलमान न बन जाए, इस डर से। और इस लाइन पे काम चल रहा है। एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा आदमी यदि मैं कहता है मुझे कि ये कहीं लिखा नहीं, क्योंकि आंबेडकर ने अपने सोच को लिखा नहीं है। अरे आंबेडकर जी ने जितना भी लिखा है सोच समझ के लिखा है। हाँ। और आंबेडकर जी जैसा प्रश्न वक्ता आपको दिखेगा नहीं। हो सकता है कई बार नेहरू जी, हो सकता है कई बार पटेल साहब, हो सकता है कई बार महात्मा गांधी ने डिप्लोमेसी की हो। आंबेडकर जी के पास तो डिप्लोमेसी नाम का चीज ही नहीं थी। यदि उनको डिप्लोमेट होना होता तो वो इस्तीफा नहीं देते लॉ मंत्री, कानून मंत्री के पद से। जबकि प्रधानमंत्री उनको खुद कह रहे हैं कि आपको मुझे जरूरत है इस लड़ाई लड़ने के लिए, हिंदू कोड बिल पास करने के लिए मेरी सख्त जरूरत है आपकी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये दोनों की लड़ाई है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं थे। नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये कंफर्म करवा देंगे। नहीं होगा भाऊ। आंबेडकर जी हिंदुओं से बड़े खुश थे। दलित समाज हिंदुओं में बहुत प्रगति कर रहा था, लेकिन मुसलमानों के डर से वो बुद्ध हो गए।
ये कैंपेन हुए। और मैंने आज मतलब मैं पहली बार मैंने बोला प्रोफेसर साहब हाथ जोड़ता हूं, आप आम्बेडकर की इज्जत नहीं कर सकते तो मत करिए, आम्बेडकर को बदनाम मत करिए प्लीज। और यदि कहीं लिखा हुआ 8-10 लोग बैठे हुए थे, अरे बोले अशोक जी क्या, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, देश की धरोहर है आम्बेडकर जी, उनको बदनाम मत करो। और यदि कहीं आपने आम्बेडकर का ये लिखा हुआ मुझे बता दिया, मैंने बोला मैं बोल के हटने वाला इंसान नहीं हूं, जबान की कीमत है। मैं आजीवन पत्रकारिता छोड़ के आपके घर में चपरासी का काम करूंगा, सिर्फ मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए, आम्बेडकर जी का ये वक्तव्य दिखा दीजिए कि मुसलमानों के डर से वो बुद्ध धर्म स्वीकार लिया। ये आशीष इस लेवल पे यदि कानाफूसी चल रही है, तो जहां आम्बेडकर जैसे महान इस भारत के सुपुत्र को बदनाम करने की जगह नहीं छोड़ती है, ये तो नीतीश कुमार है, कहां लगते हैं आम्बेडकर जी के सामने। तो वही कर रहा हूँ भयावह भाऊ, स्थिति है, भयावह स्थिति है। इनके सामने हाथ जोड़ने के सिवाय कोई विकल्प है भी नहीं, हाथ ही जोड़ सकते नहीं, हैं। मैं अब थक गया। मैं मतलब आज ब्रेकफास्ट टेबल पे काफी लोग, क्योंकि डिस्कशन हो रहा था तो 10-15 लोग इसे खड़े होकर सुन रहे थे। अरे बोले मैंने हाथ जोड़ दिए तो बोले अरे मत कीजिए। मैंने नहीं, मैं दिल से कह रहा हूं आपको, अब ये पत्रकार अशोक वानखेड़े नहीं है, एक भारतीय अशोक वानखेड़े है। मैंने बोला आप प्लीज ऐसा मत कहिए प्रोफेसर साहब, हाथ जोड़ रही आपके, आम्बेडकर जी को बदनाम मत करिए, इज्जत नहीं दे सकते तो प्लीज ये खबरें मत चलाइए, नहीं तो ये सोच मत फैलाइए। प्रोफेसर साहब के लिए मैं करेक्ट कर दूं, उनके वो तो मन की बात जोड़े थे, आज वाले महामानव का उस असली महामानव के से मन की बात जोड़ दिया। मन की बात ही लोग करते हैं, असली जो लिखा हुआ है उसकी पुष्टि तो हम नहीं करने का, लेकिन जो लिखा हुआ, जो किताबें लिखी हैं उनमें ये चर्चा है कि बाबा साहब इस्लाम स्वीकार करने पर भी विचार किए थे, लेकिन जब उन्होंने, ज्ञानी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, आज जैसे थोड़े थे कुपड़, तो उन्होंने जब इस्लाम को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि इसमें भी जातीय भेद है, इस्लाम में भी है, जिसका आज की तारीख में भाजपा मुस्लिम वोट बैंक में घुसने के लिए इस्तेमाल भी कर रही है। हाँ हाँ, तो इस्लाम में भी जातीय भेद है, ऊंच नीच है, हिंदुइज्म से कम है, तो इसलिए उन्होंने उसको भी खारिज किया। और जब फिर बौद्ध धर्म को देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, तब बौद्ध धर्म में गए। ये लिखा हुआ है, प्रोफेसर साहब के लिए बता दें। लेकिन प्रोफेसर साहब भाऊ, वो चलिए एक सामान्य प्रोफेसर, एक हम असामान्य प्रोफेसर की बात करते हैं। जब बताया आपने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, अब इससे तो मुझे लगता है हम लोग जितना देश में जो आईआईटी हैं उनसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान हम लोग मानते नहीं। आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर 2 दिन पहले का बयान है, कहा गोमूत्र जब संतों को बुखार होता है तो गोमूत्र पी के ठीक करते हैं, मैंने भी आजमाया है, कहा मैंने भी आजमाया है, मैं भी ठीक हुआ था। ये आईआईटी मद्रास के, तब आप समझ लीजिए नहीं, फिर क्या मुझे कर। इतने बड़े व्याख्याता को मैं रिक्वेस्ट करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को कहूंगा, ये हम पे एहसान होंगे, एक गोमूत्र फाउंडेशन या गोमूत्र कारपोरेशन बना दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, 1000 करोड़ का फंड दे दे। जब 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया तो 1000 करोड़ और सही। और इन डॉक्टर साहब को ये बता दीजिए, डॉक्टर साहब को बोलना ये गोमूत्र पे काम करिए, आप खुद गोमूत्र दोनों टाइम पीजिए, गोमूत्र से नहाइए, और गोमूत्र तेल की जगह भालों में गोमूत्र लगाइए, तो कम से कम जो सर में गोबर भरा हुआ है दिमाग में वो कम हो जाएगा। ये आशीष, ये जानबूझ के किया जाता है, एक कैंपेन के तहत किया जाता है, और जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी है उनसे बुलवाया जाता है ताकि सामान्य जनमानस को विश्वास रखे। अब कोई पढ़ा लिखा लड़का ये कह रहेगा कि आईआईटी का डायरेक्टर यदि ऐसा कह रहा होगा, वो मूर्ख तो नहीं होगा। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसका मतलब इसमें दम है। तो ये दवाई कंपनियों के लिए खतरा है। तमाम दवाई कंपनियां जो बुखार की दवाई बेच रही है उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनको भी बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनी है जो फाइजर से लेके बड़े बड़े, उनको भी गोमूत्र के कैप्सूल्स बना के देने होंगे। 103 बुखार आने पे 3 कैप्सूल लीजिए, ये गोमूत्र का कैप्सूल है। अच्छा, नीतीश पर एक आखिरी सवाल,
नीतीश के पास क्या अभी है? अब आखिरी मौका तो जब तक हमेशा इंसान के पास एक आखिरी मौका होता है, मुझे लगता है एक आखिरी मौका है, लेकिन उस मौके का कोई लाभ, मतलब उस मौके का इस्तेमाल करने की स्थिति में है क्या? मैं मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं कह रहा हूं, उनके इर्द गिर्द जैसे वो घिरे हुए हैं, क्या वो उस आखिरी मौके का इस्तेमाल कर पाएंगे? अब जो भाजपा चाह रही है जहां तक पहुंचाना, इनको वहीं पहुंच के मानेंगे। मुझे लगता है कि एक अभी वो बिल्कुल शेर की सवारी कर चुके हैं, उतरना मुश्किल है, लेकिन यदि नीतीश अच्छे शिकारी है तो शेर से उतर के उन्होंने शिकार कर लेना चाहिए, नहीं तो शेर उनको खा जाएगा, ये नियति तय है। क्योंकि शेर ने अब पंजा मारना शुरू कर दिया है। शेर को पता पड़ गया है कि वो जिस भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा है, वो उसको पीठ पे बैठा के चला रहा है। उसको नीचे गिरा के उसका अपनी भूख शमन करने के पहले नीतीश को नीचे उतर के शेर का शिकार करना होगा। मैं इतना ही बोलता हूं। नीतीश को अपना वजूद, अपनी पार्टी, ये सब कुछ बचाना है। तो यदि नीतीश आज भी कुछ हलचल करते हैं तो ये तमाम जो वीडियो चल रहे हैं, जो तमाम कैंपेन चल रहे हैं कि नीतीश बीमार है, तो नीतीश इन सबको बीमार कर देंगे। लेकिन उन्हें फिर वो डिसीजन लेनी होगी जो मुझे बहुत मुश्किल से लग रही है। बिल्कुल। खैर, आज की चर्चा यहीं पर हम रोकते हैं, लेकिन गोमूत्र से लेकर के और ये जो फॉर्मूला 1977 से भाव ने दिया है एग्जाम्पल, कैलाश जोशी के जमाने से, ये सब एक ही, मतलब एक ही जगह, थिंक टैंक अलग अलग नहीं है, एक ही थिंक टैंक है। वहीं से ये सारा बेसिकली, अगर प्रोपोगेंडा की गंगोत्री कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड है, गंगोत्री से तो गंगा निकलती है, ये नाला है। हाँ, ये नाला है। तो ये नाला जब निकलता है वो भी एक ही स्रोत है। गोमूत्र की बात आईआईटी का डायरेक्टर कर रहा है, गोमूत्र पर एमआरपी लगा करके रामदेव बेच रहा है, और दूध पे और किसानों के उत्पाद पर एमआरपी के लिए 56-58 दिन से 70 साल का बूढ़ा भूखा प्यासा बैठा है। यही है इस देश की सच्चाई। एक उदाहरण छूटा था तो नवीन पटनायक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वो वीडियो याद कर लीजिएगा विधानसभा चुनाव के समय, जब वो पांडियन आईएएस जो आंख और कान बना था, नवीन पटनायक का हाथ पकड़ के, वो पता नहीं अपने आप हिल रहा था कि और ज्यादा हिला दे रहा था, माइक मुंह में लगा रहा था कि पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उसी समय विधानसभा चुनाव में ये नैरेटिव बन गया था कि अब नवीन पटनायक नहीं, नवीन पटनायक का हाथ पांव कुछ कंट्रोल ही नहीं है, हाथ पांव कुछ नहीं कंट्रोल है। चुनाव हारने के बाद नवीन पटनायक के यहाँ पांड्यान सबसे बड़ा बीजेपी का स्लीपर सेल था। हाँ, उसने साबित किया, उसी ने अस्वस्थ घोषित करवा, मतलब अस्वस्थ उड़ीसा में घोषित हो गए, जबकि नवीन बाबू ने अभी एक पखवाड़े पहले भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वो अवस्था हो गई है, उम्र हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सड़क पर उतरे। शारीरिक रूप से दुर्बल उम्र के साथ हर आदमी होता है, और उड़ीसा की सड़कों पर जो जन सैलाब था, और वहां पर उन्होंने संबोधित किया खड़े होकर के, अपने हाथ में माइक लेकर के। लोग सड़कों पर खड़े बिलखते हुए नजर आए, वही जिसको आज से 8-9 महीने पहले पांड्यन ने बगल में खड़े होकर के मिसफिट, फिजिकली मिसफिट घोषित कर दिया था, उड़ीसा में करवा दिया था। वही सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वही सम्राट चौधरी कर रहे हैं, बगल में चलते हुए, चलिए सर चलिए, मतलब सर के साथ मामला गड़बड़ है। और कमान अब खुल करके संभाल लिए पीके ने, अब कुछ हिडन नहीं है, अब खुल करके मैदान में आ गए चुनाव से पहले कि अब मेंटली मिसफिट किसी तरह करार करवा देना है नीतीश कुमार को। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे, भाव साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।